नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यानी कि सीडीपी की बात करेंगे। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12वें की प्रैक्टिस सेट में टॉप महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। क्यूज रहेंगे दोस्तों फुल एक्सप्लेन के साथ। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं अधिगम और अध्यापन के यानी लर्निंग एंड आपके टीचिंग के होने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों यहाँ से 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अधिगम और अध्यापन यानी कि लर्निंग और टीचिंग से 5 प्रश्न आपके सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 90 क्वेश्चनों का रहेगा। इसमें हम 30 क्वेश्चन प्रत्येक में, तो 3 प्रैक्टिस सेट ये आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना आप लोगों को, तो आई कार्ड पे लिंक आएगा, तो आप लोग इसके पिछले प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी प्रश्न भी आपके सिलेबस यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न दोस्तों है पूछा जा रहा है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह कथन और आपका स्टेटमेंट जो है मॉर्गन एवं गिलीलैंड का है। नोट कर लेंगे सभी लोग, और टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, और नोट्स पीडीएफ फाइल आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखने की विशेषता नहीं है। देखिए, सीखना विकास है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विवेकपूर्ण है, ये तीनों विशेषताएं हैं। लेकिन सीखना उद्देश्यपूर्ण नहीं है, ये आपकी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि सीखना उद्देश्यपूर्ण विशेषता होती है। लेकिन आपका प्रश्न ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए आपका विशेषता नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया है देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? सीखना आदत, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। यानी कि के एंड के हो जाएगा, डबल के कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल मीनिंग है। सीखना आदत और ज्ञान आवृत्तियाँ डबल डबल आपके शब्द और में दिए हैं, एंड में दिए हैं, तो आपका डबल मीनिंग यानी कि क्रो एंड को हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। दोस्तों जो सीखने की खेल विधि होती है, उपयोगी विधि मानी जाती है, तो वह किस अवस्था के लिए मानी जाती है? तो वह सबसे अधिक आपके बाल्यावस्था के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। यानी सीखने की खेल विधि उपयोगी है किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, सीखना विकास है, इस विशेषता के फ्रॉबेल पेस्टोलॉजी ने किनका उदाहरण देकर स्पष्ट किया है? सीखना विकास है, इस विशेषता को फ्रॉबेल पेस्टोलॉजी ने किनका उदाहरण देकर स्पष्ट किया है? तो वृक्ष और उपवन का उदाहरण देकर आपके प्रोफेसर पेस्टोलॉजी ने बताया कि सीखना ही विकास है, वृक्ष और उपवन को उपवन का एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कथन से रिलेटेड दोस्तों और प्रतिपादक से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिगम अध्यापन यानी लर्निंग और टीचिंग का चैप्टर है। इन चैप्टरों पर आपके 90 प्रश्न रहेंगे, और इस सेट में प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, और आने वाले 2 प्रैक्टिस सेट में आपका यही चैप्टर रहेगा, और इनमें से 5 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे। तो आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके कोयलर हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु हैं, आप लोग एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसने लिखी है? ये पुस्तक है दोस्तों, बुक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये रचनाकार कौन है, इसके पोएट कौन है, किसने लिखी है? तो C.L. हल ने लिखा है। किसने लिखा भैया? C.L. ठीक है, C.L. हल ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है। जो प्रभावी ज्ञानार्जन होता है वह किसका संकेत करता है? किसी विषय पर अभिव्यक्त का ध्यान का संकेत करता है, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का संकेत करता है, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का संकेत करता है, यानी उपरोक्त सभी का जो प्रभावी ज्ञानार्जन होता है संकेत करता है। आइए अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे दिया है स्क्रीन पर, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन मतलब क्या होता है? उत्तेजना, उद्दीप्त होना
तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार के, अगर किसी उद्दीपना उत्तेजना को निरंतर आपको व्यवहार दिया जाता है तो जो होने वाली अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि उद्दीपन में स्थायी परिवर्तन नहीं होता, अस्थायी होता है, उत्तेजना एक अस्थायी रूप में होती है, तो यहाँ पे अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। तो यह परिवर्तन आपके किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार से होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो वह जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसका नाम क्या है, उसे क्या बोल सकते हैं, तो उसे हम दोस्तों अभ्यस्तता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उसे अभ्यस्तता बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका लोगों का 9th नंबर का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, सभी सिलेबस के आधार पर हैं, एग्जाम पैटर्न पर हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्ध से है जो अधिगम का है, किससे है दोस्तों। देखिए प्रेरणा का संबंध जो उपलब्धि से है, तो जो अधिगम का बोध से है, जो अधिगम का किससे है, बोध से होगा, ये नोट कर लेंगे सभी लोग। जो अधिगम का बोध से है दोस्तों, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है, तो बोध इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं, प्रश्न लाजवाब है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि छात्र जो है अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा। दोस्तों यदि कोई भी कार्य अगर छात्र होने के, अगर आप लोग अब तो टीचर हैं, अभी अध्यापक है, लेकिन अपने आप को समझिए कि अगर कोई एक छात्र है जो अधिकांश जो कार्य होते हैं, होमवर्क होता है, अपने हाथों करता है, तो छात्र में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो छात्र जो होगा छात्र में क्या है, आत्मनिर्भरता की उपलब्धि होगी, यानी आत्मनिर्भरता पैदा करती है। कोई भी छात्र है अधिकांश कार्य जब स्वयं के हाथों से करता है तो छात्र में जो है आत्मनिर्भरता पैदा होती है, यानी कि 4th ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग 30 में से बता सकते हैं कितना स्कोर है। वीडियो पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करें और ऑप्शन देकर आंसर दें, इसके बाद प्ले करें, देखें आपका सही कितने आंसर जा रहे हैं। प्रश्न आइए अगला देख लेते हैं। अल्पवयस्क बालकों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। अल्पवयस्क मतलब जो बालक अल्पवयस्क हों, यानी पूरी तरह से वयस्क नहीं होते हैं। जो अल्पवयस्क होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, तो उनकी आयु आपके लगभग 13 से 15 मान सकते हैं, या 12 से 14 वर्ष जिनकी आयु होती है वह अल्पवयस्क बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें जो अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों की, इन बच्चों के अभिभावकों की, यानी अल्पवयस्क के बालकों के अधिगम के प्रक्रिया में जो अभिभावक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, तो उनकी भूमिका जो है अग्र सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें की गई है। तो शिक्षा के जो 4 स्तंभ, देखिए शिक्षा के 4 स्तंभ की चर्चा की, ये भी एक प्रश्न है कि शिक्षा के कितने स्तंभों की गई है, तो 4 स्तंभों की चर्चा की गई है, और किसमें की गई है, तो आपके कोठारी आयोग में की गई है। ठीक है, शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं इनकी चर्चा आपके कोठारी आयोग में की गई है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो है अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। दोस्तों आपकी कक्षा में अगर कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो आप बहुत ही ठीक है, खुशहाल होंगे, होनहार होंगे, और अपने आप में खुशी होगी कि हमारे जो बालक बालिकाएं हैं, शिक्षार्थी हैं, वो बहुत ही मेधावी छात्र हैं। अगर वह आपके क्लास के, आपके कक्षा के छात्र जो हैं, आपके विद्यालय के छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, तो समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे। किस प्रकार पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा उन बालकों को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न एकदम लगातार आपके आ रहे हैं, 30 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, पहचान स्मृति से संबंधित होता है, धारणा स्मृति से संबंधित होती है, पुनर्स्मरण ये भी आपके स्मृति से संबंधित होती है, लेकिन अनुभूत जो है, अनुभूत वह आपका स्मृति से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। दोस्तों सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चलन करने की प्रवृत्ति। जो बहुत सरल या कठिन लक्ष्य होते हैं उनका जो चलन करने की प्रवृत्ति होती है वह सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए होंगे। प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा जगत का चैनल है और राष्ट्रहित में चैनल है, तो चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, PDF फाइल नोट्स आपको वहाँ पे फ्री में सभी ये आपका अपलोड कर दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा है और
यहाँ पे कुछ भी आपको पेड नहीं करना है, एकदम फ्री है दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न दोस्तों अगला देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होता है? दोस्तों कक्षा में जो अनुशासन बनाए रखना हो तो उसके लिए सर्वाधिक उपाय क्या हो सकता है? तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाने। अगर आप शिक्षक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते अगर आप शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बना लेते हैं तो जो है बच्चे जो हमेशा अनुशासन बनाए रखते हैं कक्षा में, और वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय यही है कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाएं, जिससे बच्चे का मन और तन दोनों रूप से बच्चे लगे रहें, पढ़ाई में लगे रहें और अपना रोचक तथ्य जो है बने रहें, जिससे वह एक लॉजिकल पॉइंट होता है दोस्तों। जी हाँ, उनका मन लगता है ऐसे पढ़ाई करने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो विचारों का जो आदान प्रदान किससे होता है भैया? यानी कि आप कुछ बोलें फिर बच्चे कुछ बोलें, ठीक है, या बच्चे आपस में एक दूसरे से बोलें तो क्या होगा? वहाँ पे वाद विवाद होगा, यानी वो बोलेगा फिर वो बोलेगा, तो विचार का आदान प्रदान तभी हो सकता है। तो विचारों का आदान प्रदान करने की विधि जो उपयुक्त होती है वह वाद विवाद विधि होगी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अभ्यास अथवा प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप नए तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभ्यास अथवा प्रशिक्षण दोनों होते हैं। अभ्यास मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस, यही जो आपके 30 क्वेश्चन है। प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप नए तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है दोस्तों। जी हाँ, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप नए तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया ही आपकी अधिगम कहलाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर हैं। प्रश्न है अगला, बालकों के लिए बेहतर स्मरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो बालकों के लिए बेहतर स्मरण हेतु निम्नलिखित जो विधि उपयुक्त होती है वह पूर्व अधिगम विधि भी होती है, अंश अधिगम विधि भी होती है, पठन विधि भी होती है। यानी कि ये उपरोक्त सभी विधियां जो हैं बालकों के बेहतर स्मरण के लिए विधि जो है उपयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक है, कौन सा? देखिए अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक क्या है? मानसिक प्रक्रिया में जो अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? दोस्तों व्यवहार में जो होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण ही होता है, यानी कि जो 30 क्वेश्चन है अब हम अभ्यास के द्वारा आपके माइंड में स्टोर कर रहे हैं। अब क्या अभ्यास के द्वारा ये स्थायी परिवर्तन हो गए, यानी कि ये 30 क्वेश्चन आपसे आने लगे तो क्या कहलाएगा? ये को कहा जाता है, इसको क्या कहेगा? इसे ही सीखना कहा जाता है, इसे ही लर्निंग कहा जाता है। जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अधिगम और अध्यापन, लर्निंग एवं टीचिंग, तो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें ही सीखना कहा जाता है, उन्हें ही लर्निंग कहा जाता है, उन्हें ही अधिगम कहा जाता है। और अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण की प्रक्रिया में दोस्तों भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। जो विद्यार्थी सक्रिय रूप से सहभागिता देते हैं अपना, ठीक है, और शामिल होते हैं, तो ऐसे में शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उनको भली प्रकार से उन बच्चों को ध्यान देना चाहिए, उन बालक बालिकाओं को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या है। किसी घटना या वस्तु को सावधानीपूर्वक देखना तथा उसका ध्यान से निरीक्षण करना किसी विधि के अंतर्गत आता है? किसी विधि के अंतर्गत आता है? कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? दोस्तों कोई भी घटना है, कोई वस्तु को सावधानीपूर्वक देख रहे हैं, अगर उसका ध्यान का निरीक्षण कर रहे हैं कि वो देखते देखते हम उसका जो है निरीक्षण कर लें उस वस्तु का, उस घटना का, तो यह किस विधि के अंतर्गत आएगा? तो अवलोकन कहेगा। किसी भी चीज़ का जब हम दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो क्या कहलाता? अवलोकन ही कहलाता है। तो अवलोकन विधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। किसी घटना या वस्तु को सावधानीपूर्वक देखकर निरीक्षण करें तो आपका अवलोकन विधि आ जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5-6 प्रश्न और रह गए हैं आपके इस प्रैक्टिस सेट पर कि अधिगम अनुक्रिया या व्यवहार, जिसे हम नवीनीकरणी या पृथक्करणी या संशोधन बोल सकते हैं, में परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम अनुक्रिया या व्यवहार जो है आपके नवीनीकरणी, पृथक्करणी, संशोधन में परिवर्तन है। यह अंश या समग्र अनुभवों द्वारा होता है।
ये अनुभव कई बार चेतना में निहित हो जाते हैं और कई बार अचेतन में व्याप्त हो जाते हैं। यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो सीवी गुड का है। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है, यानी कि ये कथन अच्छा है, इसलिए इनका जो स्टेटमेंट है, इनके कथन, इनके आपके प्रणेता, इस कथन का देने वाले जो महाशय है, महानुभाव हैं, वह सीवी गुड हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न की एकदम झड़ी लग रही है, क्योंकि 5 नंबर हमें यहाँ पे पक्के करने हैं, कंठस्थ करने हैं। प्रश्न की शिक्षण का मूल आधार क्या होता है दोस्तों? तो शिक्षण का जो मूल आधार होता है वह अधिगम होता है। शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? अधिगम होता है, और संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या आपके मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जा सकता है पारंपरिक अनुकूलन सीखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, परंपरा के तौर पर अनुकूलन करना ही संकेत अधिगम के द्वारा सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बस 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। निम्नलिखित में से क्या थकान का कारण नहीं हो सकता? दोस्तों, थकान का कारण निरंतर कार्य करना हो सकता है, शिक्षण विधियां हो सकती, आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन विश्राम थकान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि थकान का जो निराकरण ही विश्राम है। कारण नहीं, यहाँ पे अगर निराकरण होता तो विश्राम होता, लेकिन कारण नहीं है तो विश्राम यहाँ पर थकान का कारण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो सीखने को प्रभावित करने वाले सीखने के कारक दोस्तों, शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, प्रेरणा और उपलब्धि का भी प्रेरणा स्तर भी होता है, और उत्सुकता और इच्छा शक्ति भी होती है। यानी ये सभी आपके ऑप्शन जो है सीखने को प्रभावित करते हैं, और ये सभी सीखने के कारक हैं। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर आते हैं? देखिए, पाठ्यक्रम में जो होता है शिक्षण के जो चर होते हैं, देखिए इनमें से आश्रित चर, मध्य चर, स्वतंत्र चर दिया है, लेकिन पाठ्यक्रम के शिक्षण में जो चर आते हैं वह मध्यस्थ चर कहलाता है। ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, अभी ये प्रैक्टिस सेट थमने वाला नहीं है। ये जो अधिगम और अध्यापन यानी लर्निंग और टीचिंग के 90 टोटल प्रश्न हैं, तो 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं, माइनस करेंगे 60 प्रश्न अभी बच रहे हैं, और जब ये 90 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे तब आपके 5 नंबर यहाँ पे कन्फर्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे दाग नहीं लगने वाला है। तो क्लासेज इंपॉर्टेंट रही हैं। अगर अगली क्लास देखना चाहते हैं, इसी तरह और भी प्रश्न देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपके पास वीडियो पहुंचे। प्लेलिस्ट चेक करें, सभी क्लासेज प्रीवियस जो भी अभी तक अब कंप्लीट हो चुकी हैं, या आने वाली क्लासेज प्लेलिस्ट में आपको अपलोड कर दी जाती हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट में जैसे पर्यावरण की क्लास है तो पर्यावरण की सभी क्लासेज, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की है, बाल विकास की क्लासेज, संस्कृत की, हिंदी की, पेडागोजी की, सभी के यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स की क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, जायसवाल सर दोस्तों आपके सिलेबस का आधार पर यहाँ पे प्रश्न लाते हैं। एग्जाम पैटर्न पर जो पूछे जाने हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि टारगेट रहता है आप लोगों का सिलेक्शन। दोस्तों, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, और ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, इसे भी लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।